तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के 2019 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हम आज के कितने क्वेश्चंस लग पाते हैं। जितने भी क्वेश्चन लग जाएंगे उतने लगा देंगे, नहीं तो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो फिर वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। तो इस वजह से अगर 30-32 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस लग पाएंगे उतने क्वेश्चंस लगा दूंगा, और बाकी के क्वेश्चंस मैं सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और हाँ, अगर इसी तरीके के कंटेंट अगर चाहते हो, और इसके बाद मैं इसके बाद अभी IIT की क्वेश्चंस की PYQ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं JEE मेंस के PYQ हिंदी मीडियम में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल को, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर इसी तरीके का कंटेंट हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि क्या है कि सभी लोग, हमने देखा है कि जनरली यूट्यूब पे चल के आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग हिंदी मीडियम, खासकर जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिकॉज उन लोगों को हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं मिल पा रहा। हालांकि कंटेंट बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कंटेंट डाल भी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कंटेंट डाल तो रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट बहुत ज़्यादा उतना मतलब अच्छी तरीके से नहीं डाल रहे हैं कि सारा कुछ दे दें। तो हम बेसिकली उसी चीज़ पर काम करने वाले हैं कि काफ़ी लोग कंटेंट तो डाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं डाल रहे हैं, उसके लिए PYQ नहीं डाल रहे हैं। PYQ है, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो PYQ कहाँ से सॉल्व करेगा। तो मैं ना इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके बाद जो PYQ की सीरीज जो लेकर आऊँगा JEE मेंस की, तो उसमें क्या करूँगा, मैं उसमें हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, और ईयर वाइज। जैसे कि सपोज़ कीजिए सन 2019 के क्वेश्चन हमने उठाने हैं, तो सन 2019 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद सन 2019 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन जितने भी आए होंगे वो सारे के सारे एक वीडियो में कवर करूंगा। तो इस तरीके से वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पर। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट जो है हिंदी मीडियम के लिए एकदम बेहतर क्वालिटी के साथ देने वाले हैं हम लोग। तो ठीक है, देखते हैं हम आगे अपने बात पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 46वां क्या कह रहा है, एक m द्रव्यमान का एक कण जो इसका कैपिटल M द्रव्यमान का है, उसके बाद द्रव्यमान के एक दूसरे स्थिर कण, मतलब एक छोटा सा कहना चाह रहा है, एक दूसरे कण के प्रत्यय गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रहा है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा शून्य, ठीक है, बहुत दूरी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। उसके बाद परिक्रमा करने वाले कण की संपूर्ण एनर्जी जो है वो E है, तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा। अच्छा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। बेसिकली सवाल जो है वो कह रहा है कि एक सपोज कीजिए एक m द्रव्यमान का एक कण है और एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, मतलब एक कैपिटल M द्रव्यमान का, एक स्मॉल m द्रव्यमान का। जो कैपिटल M द्रव्यमान का जो कण है, जैसे सपोज कीजिए हमारी एक अर्थ है, उस अर्थ क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड में एक सैटेलाइट, एक छोटी सैटेलाइट है, वो सराउंडिंग में चक्कर लगा रही है। तो सैटेलाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी वो इतनी दूरी पे है कि उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन के कारण ही वो तो सराउंडिंग में घूम रही होगी ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनटू प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, है ना। क्योंकि एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी कहाँ से आई होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी किस एनर्जी के साथ वो घूम रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो देखते हैं, पहले थोड़ा अच्छी तरह बना लीजिए क्या क्या कह रहा है, कैसा नहीं। सपोज कीजिए ये एक हमारा क्या है, एक द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है, एक कैपिटल M द्रव्यमान का मान लिया, ये वाला हमारा कैसा है, कैपिटल M द्रव्यमान का है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी सैटेलाइट मान लिया जाए, ये वाली हमारी स्मॉल m द्रव्यमान की एक सैटेलाइट है, और इसकी जो रेडियस है ना, वो रेडियस कहीं ना कहीं वो जो रेडियस, एक्चुअली में ये कुछ गलत हो गया, एक्चुअली में इसको मैंने सेंटर ऑफ मास पे बना दिया। तो ये ठीक है, अब सही होगा। तो ये जो रेडियस है, ठीक है, इस रेडियस पे ये चक्कर लगा रहा है चारों तरफ। तो इसके लिए क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1/2 mv। m कितना है, m क्या है, कैपिटल M v², ठीक है, कैपिटल M नहीं, स्मॉल m, हाँ, स्मॉल m। उसके बाद
ई, ठीक। हाँ, तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है ना, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले इसको 2 को उस तरफ ले जाइए, तो एम वी स्क्वायर सही है ना, 2e, और इसके साथ अगर दोनों तरफ एक m को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर एम बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर मोमेंटम, ठीक है, पी स्क्वायर 2em, ठीक। अगर ये इतना हो गया तो ये p बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2em, ठीक है। अगर ये इतना हो गया तो एंगुलर मोमेंटम, ये तो लीनियर मोमेंटम निकल गया है। इसमें अगर रेडियस के साथ, उसके रेडियस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ना। किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसके लिए, हर एक पॉइंट के लिए, तो हर एक पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी रेडियस ही होगी ना। तो रेडियस इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आर इंटू 2e इंटू एम, ठीक है। तो ये आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रानुसार एक वैद्युत आवेश क्यूब घन के एक कोने पर रखा हुआ है, ठीक है। एक क्यूब दिया गया है जो कि दिख रहा होगा आपको नीचे स्क्रीन पर। उसके बाद एक घन के श्याम पृष्ठ पर ABC से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जिसकी वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है वो गॉस लॉ से है। गॉस लॉ, सबसे पहले गॉस लॉ को समझ लेते हैं। गॉस लॉ होता क्या है, गॉस ने एक लॉ दिया था। गॉस ने ये कहा था किसी भी बंद पृष्ठ के कारण, चाहे वो हाइपोथेटिकली बंद पृष्ठ हो या फिर कोई रियल पृष्ठ हो, उसके चारों तरफ से, उसके बोले तो उसके चारों तरफ से जो जितना भी फ्लक्स निकलेगा किसी भी चार्ज का या फिर किसी भी चीज़ का जो फ्लक्स निकलेगा वो पता कितना होगा, वो उन्होंने कहा था वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी, सपोज कीजिए कोई एक स्फीयर है, ठीक है, अगर कोई एक स्फीयर है तो स्फीयर के अगर बीचा बीच में अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज से जो टोटल चारों तरफ से जो भी जो कुल अगर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उस स्फीयर के चारों तरफ से जितना भी नेट अगर जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा जो फ्लक्स बराबर फाई बराबर जो होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इस क्यूब को देखें, इस घन को देखें, तो घन के अगर सेंटर पर रखा होता तो इसके सेंटर से चारों तरफ जितना भी फ्लक्स निकलता वो फ्लक्स होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये रखा हुआ है कोने पे, कहाँ पर रखा हुआ है, कोने पे। अगर ये कोने पर रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स इसका कितना होगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर ये कोने पर रखा हुआ है तो ये चारों तरफ जाएगा ना। और कोई भी घन, अगर कोई भी घन एक कोने पर रखा हुआ है तो उस घन का जो हिस्सा होता है, किसी भी फ्लक्स का जो हिस्सा होगा वो Q अपॉन 8 होगा ना। क्यों, क्योंकि Q अपॉन 8 क्यों होगा, क्योंकि Q अपॉन 8 इसलिए होगा क्योंकि कोई भी 8 घन मिलाकर के ही एक पूरा जो होगा वो एक स्फीयर बना के तैयार करेंगे ना। तो इस वजह से अगर कोई एक स्फीयर बनेगा तो स्फीयर कंप्लीट तभी होगा जब क्यूब 8 क्यूब मिलेंगे। तो 8 क्यूब के एक कोने पर रखा हुआ है। अब एक अज्यूम कीजिए, कोई भी एक गेंद को लीजिए और उस गेंद के 8 टुकड़े कीजिएगा तभी तो वो गेंद मिलाकर के पूरी गेंद बनकर तैयार होगी ना। तो इस कोने पर रखा हुआ होगा तो उससे जो निकलेगा, जो एक्चुअली में उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो 8वां हिस्सा होगा किसी भी फ्लक्स का, ठीक है, किसी नेट फ्लक्स का 8वां हिस्सा होगा। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है नेट फ्लक्स, तो उसका Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगा उसका एक क्यूब से निकलता हुआ फ्लक्स जो होगा वो, ठीक है। तो इस क्यूब से कोने से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस हम लिखेंगे फाई क्यूब, ठीक है, फाई क्यूब इक्वल टू Q अपॉन टोटल Q है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो हो गया उस क्यूब का। लेकिन अब वो कह रहा है उस क्यूब के एक पृष्ठ से, और पृष्ठ कौन सा होगा, वो पृष्ठ होगा ऊपर वाला पृष्ठ जो कि दिया गया है ABC। अब समझते हैं
किसी भी अपने बंद कमरे को अज्यूम कीजिएगा, एक कमरा होगा, उस कमरे में 4 कोने होते हैं, तो उसी के एक कोने पर रखा हुआ कोई एक फ्लक्स, अगर सपोज कीजिए एक टॉर्च है और एक बल्ब लगा दिया जाए, ठीक है, एक बल्ब जो कि सीधा ही फॉक्स मारता हो, ठीक है, और क्या है उसके एक कोने पर लगा दिया जाए, तो उसकी जो रोशनी होगी ना वो उसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही पृष्ठ पर जाएगी, क्योंकि उसका जो फ्लक्स होगा वो उसकी खुद की जिस बॉल पर वो लगा होगा उस पर नहीं जाएगा, उससे कनेक्टेड जितनी भी 3 बॉल होंगी उन तीनों बॉल पर उसका फ्लक्स नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीधा जो फ्लक्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर जो है वो मुड़ेगा थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना जिस पृष्ठ पर लगा हुआ उसी पर अपना फ्लक्स निकालने लगेगा ना, तो उसके सामने जितनी भी बॉल्स होंगी ना उन्हीं बॉल्स पर ही उसका फ्लक्स जाएगा, उसका फॉक्स जाएगा एक्चुअली में, सीधा सीधी बात करें तो जिस भी कोने पर रखा होगा उसके कनेक्टेड जितनी भी 3 बॉल होंगी उन पर फ्लक्स नहीं जाएगा, उसके सामने जो 3 बॉल होंगी उन पर फ्लक्स जाएगा, तो नेट फ्लक्स जितना भी उस क्यूब पर आ रहा है तो वो डायरेक्टली किन पर ट्रांसफर होगा, सीधा सीधा उन 3 बॉलों पे होगा। तो अगर किसी एक बॉल का निकालना है, किसी एक फलक का निकालना है, तो उस एक फलक का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसमें से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल उन तीनों में डिवाइड हो रहा है ना, ओवरऑल 3 में जा रहा है, तो उसका मतलब एक बॉल पे उसका 3 डिविजिबल जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि एक फलक इक्वल टू मतलब 5 ABC बॉल वाला, ABC D वाला कितना हो जाएगा, Q/3, तो ये कितना है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है Q/8ε0, ठीक है, Q/8ε0, तो कितना हो जाएगा ABCD Q/8×24 ε0, इतना आंसर आएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़तालीस नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द्रव्यमान M के उदासीन गैस अणु जिनका तापमान T है एक पात्र में रखे हुए जिनका गुरुत्वाकर्षण 0 है, इन गैसों के लिए औसत डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तो उसके टेम्परेचर पर क्या निर्भर करता है। अच्छा, टेम्परेचर पर वेवलेंथ पूछा गया है, तो टेम्परेचर पर वेवलेंथ के लिए हमें पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। एक्चुअली में क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं। हमें सबसे पहले लैम्डा और टेम्परेचर में अगर रिलेशन निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे कि टेम्परेचर के लिए जो जितनी भी थर्मोडायनामिक में जो बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी, जितना भी जो मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना, जो उसमें क्या दिया गया है उसके हिसाब से जितने भी इक्वेशंस हैं थर्मोडायनामिक के, जो जितने भी लॉ हैं, जो थर्मोडायनामिक जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फार्मूला दिया गया होगा, शायद आप लोगों को पता होगा, और एवरेज बराबर, जो कि जनरली सभी को पता रहता है, क्या है जो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो फार्मूला है वो तो सभी को पता ही रहता है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m VRMS का स्क्वायर, और VRMS बराबर क्या होता है, VRMS बराबर जो फार्मूला निकल के आएगा वो होगा हमारा 1/2 यहाँ से और m यहाँ पर रहेगा, और VRMS बराबर जो होता है, VRMS बराबर होता है √3 RT/m, 3 RT/m। उसके बाद अगर ये m यहाँ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 3 RT/m कर देंगे, m से m कट गया तो 3/2 RT। तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख सकते हैं, यानी कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो मोमेंटम जो है, क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें पता है, मोमेंटम इज अंडर रूट में, क्योंकि √2m काइनेटिक एनर्जी होता है, अंडर रूट में T हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में K होता है ना इसका। अगर अंडर रूट में K होता है तो डायरेक्टली मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। अगर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा तो लैम्डा जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/√T। ठीक है, तो टेम्परेचर के कैसा होगा 1/√T के बराबर होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक द्रव्यमान वाले, सबसे पहले इसी को देखते हैं। एक द्रव्यमान वाले, एक द्रव्यमान का मतलब m बराबर 1 किलोग्राम। द्रव्यमान वाले प्रारंभिक चाल V0 के क्षैतिज तल से फाई कोण बनाते हुए फेंका जाता है। ठीक है, इस कण का कोणीय संवेग का परिमाण इसके प्रक्षेप बिंदु के संदर्भ से t समय पर है, जबकि उस प्रक्षेपण प्रावस्था में क्या होगा? अच्छा, उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। एक्चुअली में एंगुलर मोमेंटम से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम का परिमाण पूछा गया है, और वेलोसिटी दिया गया है, और थीटा एंगल पर। एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रोजेक्टाइल है ऐसा जाता हुआ, एक मिनट, एक ऐसा जाता हुआ प्रोजेक्टाइल है, सेमी सर्कल ये रहा। ठीक है, एक ये प्रोजेक्टाइल है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? वो V0 है। कैसी है? V0 है, और ये वाला जो एंगल है वो है फाई। ठीक, अगर ये एंगल फाई है तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी? V0 cos थीटा। ये वाली अगर वेलोसिटी V0 cos थीटा हो जाएगी तो t समय पर ये कहाँ पे होगा ना? t समय पर ये कहाँ होगा? तो t समय पर हम निकाल लेंगे इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है। तो ऊपर साइड के लिए अगर हम इक्वेशन लगाएंगे, एस बराबर डायरेक्टली इक्वेशन लगा रहे हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, ut प्लस 1/2 हाफ GT²। ठीक है, हाफ GT²। तो ये t बराबर 0 पे तो t ये पूरा 0 हो जाएगी, तो s बराबर कितना आ जाएगा? s बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 GT²। ठीक, अगर s बराबर 1/2 GT² हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता चलेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है ना रेंज। एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? s, और वेलोसिटी बराबर कितना दिया गया है? वेलोसिटी जो है वो v cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आ गया है, तो इसका जो अगर ये ऊपर साइड से नीचे के लिए जो उसकी जो रेंज है वो कितनी दी गई है? 1/2 GT²। तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? v cos थीटा ही तो होगा ना, क्योंकि ये v sin थीटा में तो ये ट्रेवल ही कर रहा था ना। v sin थीटा जो होता है वो ऊपर से नीचे के लिए होता है, और v cos थीटा और जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस v cos थीटा ही निकल के आएगा ना। तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? v cos थीटा। तो v cos थीटा, सबसे पहले मोमेंटम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मोमेंटम बराबर, यहाँ क्या होता है? m v परपेंडिकुलर इंटू r। ठीक है, यही पूछा गया ना परपेंडिकुलर। तो m बराबर कितना दिया गया? 1 दिया गया, तो m को तो क्या ही लिखें? वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। वेलोसिटी V0 cos थीटा, cos थीटा क्या? cos फाई। ठीक है, cos फाई, और r कितना दिया गया है? 1/2 GT²। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। ये ऑप्शन कहीं दे रहा है? हाँ, ऑप्शन बी, नंबर बी सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। चित्रानुसार 2 लंबे ताल एक तथा पतले चालक A और B जो क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हैं। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके चालक को स्थिर माना जाए। अच्छा, यदि चालक A को स्थिर माना जाए तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, ये B है और ये A है। ये B तार दिया गया, ये A तार दिया गया। A को अगर रेस्ट में कर दिया जाए तो क्या होगा? एक्चुअली में
कोई भी अगर धारावाही चालक है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये बात पता होगी ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो दो तार सबसे ये जो मैग्नेटिक, ये क्वेश्चन एक्चुअली में दिया गया है EMI से। तो अगर कोई भी दो तार जो चलते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, अगर कोई भी दो चालक वाला जो कंसेप्ट आपने देखा होगा कि दोनों अगर एक ये तार है तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। अगर एक समान डायरेक्शन में अगर इनकी एक समान डायरेक्शन में अगर इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये अगर ये इनकी जो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इनकी जो वो है जो क्या नाम है इनका करंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये फिर एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो वही कंसेप्ट एक्चुअली में यहाँ पर लगने वाला। लेकिन अब की बार क्या आ रहा है, अब की बार ये कह रहा है कि अगर एक वायर ऐसा है तो दूसरा वाला वायर ऐसा है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी गई है, जितनी भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के साथ ये लोग मतलब हैं। तो एक तार दूसरे तार के ऊपर क्या फील कर रहा होगा, एक्चुअली में ये पूछ रहा है। तो एक तार को हमने रेस्ट में रखा है। सबसे पहले एक ए वाला जो तार है वो रेस्ट में दिया गया है, और अगर ए वाला तार अगर रेस्ट में दिया गया मतलब उसको जकड़ा दिया गया, उसको बांध दिया गया, तो ऑब्वियस बात है वो ए वाला तार है वो एक्चुअली में दोनों खींचते हैं। अगर एक बंधा हुआ है तो दूसरा वाला तार उसको अपने तरफ खींचेगा ना। तो ए वाला तार बंधा हुआ है तो दूसरा वाला तार भी उसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड अगर जो ए वाला तार की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके थ्रू आउट घूमने की कोशिश करेगा बी वाला तार जो है, क्योंकि बी वाला तार जो है वो फ्री है। तो बी वाला तार क्या है, किस तरफ घूमेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है बी एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नेट बल का अनुभव करेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इधर दी हुई है ना, ये तो गलत ही है बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है बी नेट वामावर्त में आघूर्ण करेगा, बलयुग आघूर्ण अनुभव करेगा। अच्छा ठीक है। टॉर्क महसूस करेगा बी जो है वो वामावर्त में। तो वामावर्त में क्यों करेगा भाई, एक्चुअली में दक्षिणावर्त में करेगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से देखिए। अच्छा, अगर इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगाने की कोशिश करेगा ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगाने की कोशिश करेगा। अगर ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा तो ये पूरा बी वाला जो तार होगा ना वो पूरा ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये दक्षिणावर्त टॉर्क महसूस करेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दाब P आयतन V पात्र में एक आदर्श गैस के अणु N है, ठीक है, एक N अणु है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो N है, और प्रेशर P है किसी भी आयतन का, किसी भी पात्र का, और उसका जो वॉल्यूम है वो V है। इस पात्र में रखे हुए एक छिद्र से आसानी से रिश्ते हुए अणुओं की औसत काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि अगर कोई एक पात्र में रखा हुआ कोई गैस है, गैस का मॉलिक्यूल, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N है, तो उसमें से जो मॉलिक्यूल निकलेंगे वो उनकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर देखना है। तो सबसे पहले हमें VRMS देख लीजिए, V एवरेज देख लेते हैं। V एवरेज बराबर कितना दिया गया है, V एवरेज बराबर दिया गया है हमारा, V एवरेज बराबर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है V एवरेज बराबर √3, हाँ सही तो है ना, काइनेटिक एनर्जी V एवरेज बराबर √3RT/m। अगर V एवरेज बराबर इतना है तो KE बराबर कितना हो जाएगा, KE बराबर हो जाएगा 3/2 RT/m इंटू m, m से m कैंसिल आउट, तो KE बराबर 3/2 RT। अगर ये इतना है तो RT को हमें चेंज करना पड़ेगा PV/n में। तो आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस दिया गया तो आइडियल गैस इक्वेशन बराबर क्या होता है, PV बराबर nRT, नंबर ऑफ मोल कैपिटल N दिया गया है, RT/PV। तो RT बराबर PV/n। अगर RT बराबर PV/n है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2
पी वी अपॉन एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि यदि एच सी तथा जी क्रमशः प्लांक एच प्लांक कांस्टेंट है, उसके बाद प्रकाश विचाल सी है, उसके बाद जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, तो इनमें से कौन सा अव्यक्त ऊर्जा को दर्शाती है? कौन सी जो है वो एनर्जी को दर्शाती है? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एच की विमा देखते हैं। एच की विमा कितनी होगी? सबसे पहले हम एच की विमा देखते हैं। एच की विमा क्या होगी? सबसे पहले हम देखते हैं एच की विमा। तो एच की विमा कहाँ से देखें हम? एच की विमा देखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा से। एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर इसको ना विमीय विश्लेषण से करेंगे तो आराम से आसानी से हो जाएगा ये, क्योंकि सबसे पहले एच की विमा देख लें, उसके बाद सी की विमा पता ही है और जी की विमा निकाल लें, और तीनों को इक्वेट कर करके हम यहाँ पर देख लें कि काइनेटिक एनर्जी की विमा जो होगी वो किसके बराबर होगी। ऐसे करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और फिर आपके हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हैं। एच बराबर देखें कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। उसके बाद इसमें एक एल ऐड हो जाएगा इसका वाला, तो एच बराबर हो जाएगा अपॉन में एल टी माइनस वन। तो इस वाले एल से ये वाली एल ख़त्म, टी ऊपर जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एच की विमा तो निकल के आई इतनी। ठीक है, एच की विमा निकल के आई इतनी, तो एच की विमा हम इसको पूरा रख कर दें और एच की विमा ही लिख लें सामने से सिर्फ और सिर्फ। नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको छोटा करके यहाँ रख दें। ठीक है। और उसके बाद नया देख लें। नया किसकी विमा? नई विमा किसकी देखें? दूसरी विमा देख रहे हैं हम जी की। तो जी बराबर जी एम वन, जी एम स्क्वायर, डायरेक्टली एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये किसके हिसाब से? एफ के बराबर होगी। तो एम एल टी माइनस टू और जी बराबर देखेंगे तो एम स्क्वायर, और एम से एम ख़त्म हो जाएगा तो एक एम बचेगा अपॉन एल स्क्वायर। तो जी की विमा क्या निकल के आएगी? एम रड़ के वन एल की पावर तीन, हाँ एल की पावर तीन और टी की पावर दो। ठीक। ये निकल के आई जी की विमा। इसको भी थोड़ा छोटा कर दें और नेक्स्ट विमा देखते हैं। नेक्स्ट तो पता ही है ना, सी की विमा तो पता ही है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रखने डायरेक्टली इसको इसमें रख करके देखते हैं। इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा? एच की विमा कितनी है? कितनी? एम एल टू टी माइनस वन, और जी की विमा है एम माइनस वन एल की पावर तीन टी की पावर दो अपॉन सी एल तीन टी माइनस तीन। ये एम एक्चुअली में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये खत्म हो जाएगी, और एम खत्म हो गया तो बीमा ही खत्म हो गई ना, क्योंकि उसमें तो एम आने वाला है ना, डेफिनेटली उसमें तो एम आने वाला ही है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में ट्राई कर रहे हैं, इसका वाला देख रहे हैं, दूसरा वाला मेरे ख्याल दूसरा वाला आना चाहिए। एच की उम्र कितनी है? एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, अपॉन जी की उम्र कितनी है? एम की पावर माइनस वन एल की पावर तीन और टी की पावर दो। ठीक, और यहाँ पर एल की सी की उम्र कितनी है? एल की पावर फाइव और टी की पावर माइनस फाइव। ठीक।
अगर इतना है तो m ये ऊपर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, और ये l अगर यहाँ से देखा जाए तो 3l ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और बचेगा 2l। कितना l बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये वाला 2, ये वाली 2 और ये वाली 2 कितनी हो जाएगी, l की पावर 4, और t, ये t की पावर ऋण 1 6, 6 में 2 गया 4, ऋण के 4, और ये पूरा था रूट में। अगर ये रूट में था तो ये बाहर निकलेगा m l स्क्वायर t माइनस 2। एक्चुअली में यही तो माँ होती है ना, क्या नाम है, एनर्जी की। तो एनर्जी को यही वाली अभिव्यक्ति दिखा रही है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। पीटी ख़त्म हो चुकी है, दूसरा नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।